चैप्टर का नाम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अभी तक पीछे जब 12th क्लास में आपने पढ़ा था तो आपने पढ़ा था रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कभी सोचा था कि शेयर का भी रिडम्पशन होता है? जी, शेयर का रिडम्पशन होता है और वो भी प्रेफरेंस शेयर का। तो क्या है ये? मान लो मुरारी लाल जिसकी एक कंपनी है और इसने मतलब इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं और ये जो इसके हैं शेयर होल्डर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब इसने इनको प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखा है। तो एक टाइम के बाद, अभी बताऊंगा कितने टाइम के बाद, लेकिन मैक्सिमम पीरियड होता है, उस पीरियड के दौरान इसके जो पैसे हैं वो लौटाने होते हैं। रिडम्पशन का मतलब ही है पैसे को लौटाना। रिडम्पशन का मतलब क्या है? पैसे को लौटाना। तो जो इसके शेयर होल्डर हैं उनको ये पैसे लौटा देगा। दिस इज कॉल्ड रिडम्पशन। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मींस पेइंग बैक और रीपेमेंट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उसके पैसे को लौटा देना, जो उन्होंने शेयर खरीदते वक्त दिया था, उसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो रिडम्पशन है वो 20 साल के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम पीरियड 20 ईयर्स का होता है नॉर्मली, लेकिन 30 ईयर्स का होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कंपनी है तो उस केस में 30 साल का पीरियड मिलेगा। अदरवाइज 20 साल के अंदर अंदर एक कंपनी को अपने प्रेफरेंस शेयर जो है वो रिडीम करने होते हैं। ये मैक्सिमम पीरियड है। नाउ रिडम्पशन की बात करें तो रिडम्पशन जो है वो या तो पार पे हो सकता है या फिर प्रीमियम पे हो सकता है। वो तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो आपने 12th क्लास में पढ़ा उसमें भी हमने सीखा था कि जो डिबेंचर रिडीम करते हैं वो या तो पार पे करते हैं या प्रीमियम पे करते हैं। ऐसे यहां पे जो रिडम्पशन है प्रेफरेंस शेयर का, या तो पार पे करोगे या फिर किस पे करोगे? प्रीमियम पे करोगे। नाउ इसको दोबारा से एक बार समझते हैं। जब हम डिबेंचर इश्यू करते हैं तो उसको वापस करना है, मतलब रिडीम करना है। या तो आप पार पे रिडीम करोगे या फिर किस पे करोगे? प्रीमियम पे। लेकिन ये जो रिडम्पशन है वो 20 साल के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? 20 साल के अंदर अंदर रिडम्पशन कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा कंपनी एक्ट कहता है। जो नया कंपनी एक्ट है वो कहता है। अगर आप सीए करना चाहते हैं और सीए फाउंडेशन में आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी को। अनअकैडमी ज्वाइन करने का मेन रीज़न ये था कि मुझे वहाँ पे एक तो टीचर को पढ़ाने का वे बहुत अच्छा लगा, और वहाँ पे हमारे पास हमें किसी एक टीचर पर डिपेंड कभी नहीं होना पड़ा कि अगर हमें उनसे ही पढ़ना है तो उन्हीं से पढ़ना। हमें अगर टीचर को स्विच करना पड़े, हमें किसी और टीचर से बैच अच्छा लगे पढ़ना, तो हम उनके पास जा सकते हैं पढ़ने के लिए। तो डाउट कैसे होता है सर? डाउट का टीचर का एक तो आप क्लास, अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं तो आप ऑन लाइव टीचर से बात करके चैट बॉक्स में, और अब न्यू फीचर ऐड हुआ था अकेडमी में, हम टीचर से ऑन माइक, हम सीधा क्लास ऑन लाइव क्लास में हम उनसे माइक पे भी बात कर सकते हैं। हाँ, ये एक बहुत अच्छा फीचर है। कई बार ऐसा होता है कि टीचर कहीं बिजी हैं, एंगेज हैं, तो आपको एक ग्रुप मिलता है जिस ग्रुप में आप रह के बाकी बच्चे, लेट अस सपोज आपको कोई डाउट है तो आप उस ग्रुप में पोस्ट करते हैं और बाकी बच्चे भी उसका रिप्लाई कर सकते हैं, या टीचर, नो डाउट टीचर तो बाद में रिप्लाई करेंगे। तो ये एक अच्छा फीचर है। अनअकैडमी पर सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के लिए एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आपको बेस्ट फैकल्टी मिलती है अपनी क्लासेस के लिए। आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। 24 महीने की प्लस सब्सक्रिप्शन सिर्फ 1125 रुपए प्रति माह में मिलता है। रियली ये मजेदार बात है, क्योंकि इतनी कम फीस में शायद आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को तो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। अगर आप VIJAY2022 ये कोड यूज करते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन पर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो अभी विजिट करें और ज्वाइन क्लासेस फॉर सीए इंटरमीडिएट। और हाँ, एक और बात, 27 मार्च दोपहर 12 बजे स्टार्ट होगा सीए इंटरमीडिएट मेगा कॉम्बैट। 60 मिनट में 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो काफी इजी होते हैं। इसमें आप जीत सकते हैं लैपटॉप, टैब, स्मार्ट वॉच एंड Amazon वाउचर्स। तो है ना मजेदार बात। अगला कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को भी समझना है और इसके ऊपर थ्योरी बहुत बार आती है, इसलिए ढंग से समझ लेना। कंडीशंस ऑफ रिडम्पशन मतलब जो हम डिबेंचर को रिडीम करते हैं उसकी कुछ कंडीशन होती है। जी, कंडीशन होती है। और डिबेंचर नहीं, सॉरी, प्रेफरेंस शेयर को जो रिडीम करना है उसकी कुछ कंडीशन होती है। क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन है कि प्रेफरेंस शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप। इश्यू ऑफ शेयर पढ़ा था हमने, एप्लीकेशन बना लिया, अलॉटमेंट बना लिया, फर्स्ट कॉल बना लिया, अभी फाइनल कॉल नहीं बनाया। मतलब अगर फुल्ली पेड अप नहीं है तो पहले फुल्ली पेड अप बनाओगे तभी जाके रिडीम करोगे, नहीं तो रिडीम नहीं कर सकते। पहली कंडीशन कि प्रेफरेंस शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप।
दूसरी कंडीशन, रिडम्पशन कहां कहां से कर सकते हो? आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू, चाहे वो इक्विटी शेयर का फ्रेश इशू हो, दोबारा से इशू कर लो, या प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर दोनों। दूसरा है जो फ्री प्रॉफिट्स होता है उससे कर सकते हो, या दोनों के कॉम्बिनेशन से कर सकते हो। इसको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं या डिविजिबल प्रॉफिट भी बोलते हैं। वो प्रॉफिट जो डिविडेंड देने के लिए अवेलेबल है, जो शेयर होल्डर को बांटने के लिए तैयार है, उससे आप क्या करोगे? अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करोगे। पहली कंडीशन क्या है? प्रेफरेंस शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप। दूसरा, रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू और फ्री प्रॉफिट्स, और फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। नाउ थर्ड कंडीशन, क्रिएट CRR। यस, CRR बनाना पड़ेगा इफ रिडम्पशन मेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व। अगर रिडम्पशन फ्री रिजर्व से होता है या फ्री प्रॉफिट से होता है तो उस केस में यू हैव टू क्रिएट CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं जी? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बोलते हैं। यू हैव टू क्रिएट। कंडीशन नंबर 4, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। जैसे अभी मैंने बोला कि जो प्रेफरेंस शेयर है उसको हम रिडीम करेंगे प्रीमियम पे, तो अगर मान लो प्रीमियम पे रिडीम करते हैं तो वो जो प्रीमियम है प्रेफरेंस शेयर पे मस्ट बी पेड आउट ऑफ, कहां से पे करोगे प्रीमियम का पैसा? या तो सिक्योरिटी प्रीमियम से सेटअप करोगे, या कैपिटल रिजर्व या कैपिटल प्रॉफिट से सेटअप करोगे। इसके बाद आप सेटअप करोगे फ्री रिजर्व या फ्री प्रॉफिट से। मतलब 3 ऑप्शन है। सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से सेटअप करते हैं, यहां पैसे पूरे नहीं होते तो फिर कैपिटल रिजर्व या कैपिटल प्रॉफिट से। इसके बाद भी अगर पूरा नहीं होता तो फ्री रिजर्व या फ्री प्रॉफिट से। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मस्ट बी पेड आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व या कैपिटल प्रॉफिट, फ्री रिजर्व या फ्री प्रॉफिट। क्लियर है जी ये 4 कंडीशन। इसके बाद भी कंडीशन है, CRR may be utilized for issue of fully paid bonus share। जो CRR है उस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं फुल्ली पेड बोनस शेयर को इशू करने के लिए। नाउ अगर हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते हैं तो इससे आपके कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपिटल रिड्यूस नहीं होगी। व्हेन प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम्ड इट डज नॉट अमाउंट टू रिड्यूस द अथराइज कैपिटल। मतलब जो अथराइज कैपिटल है वो आपकी रिड्यूस नहीं होगी। पता है ना, एक होती है आपके पास इशूड कैपिटल, एक होती है सब्सक्राइब्ड, एक होती है अथराइज कैपिटल। तो जो अथराइज कैपिटल होती है वो कम नहीं होगी। नाउ 7वीं बात, नो इंक्रीज इन अथराइज कैपिटल। अगर आप न्यू प्रेफरेंस शेयर इशू करते हो ताकि आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सको, तो इससे आपकी अथराइज कैपिटल बढ़ती भी नहीं है। रिडीम करोगे तो घटेगी भी नहीं और इश्यू करोगे तो बढ़ेगी भी नहीं अथराइज कैपिटल। क्लियर है बात? ये 7 कंडीशन है। अब तक हम 5 कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी के 2 कंडीशन जो हैं वो और बताए, क्योंकि कई बार क्या है कि एग्जामिनर ये कहता है कि बाकी की कंडीशन भी बताओ। टोटल 7 कंडीशन है। दोबारा से बता रहा हूं, पहला जो है फुल्ली पेड अप होना चाहिए, दूसरा रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू, फ्री प्रॉफिट या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। CRR जो है वो अगर CRR कंपलसरी बनाना ही पड़ेगा अगर आउट ऑफ फ्री रिजर्व या फ्री प्रॉफिट से आपने रिडम्पशन किया है। जो प्रीमियम है रिडम्पशन के वक्त, क्या है जी? प्रीमियम है रिडम्पशन के वक्त, वो कहां से पे करोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम से, कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल रिजर्व से, या फिर फ्री रिजर्व से। 3 कंडीशन है, इसी ऑर्डर में चलेगा। फिर हमने बताया कि CRR जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं फुल्ली पेड, पॉइंट टू बी नोटेड, फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए। ना ही अथराइज कैपिटल बढ़ेगी, ना ही अथराइज कैपिटल घटेगी। ना तो रिडम्पशन से इससे फर्क पड़ने वाला है, ना ही फ्रेश इशू से इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। ये टोटल 7 कंडीशन है। थ्योरेटिकली बहुत बार एग्जाम में आता है, इसलिए इसको अच्छी तरीके से याद करना बनता है। नाउ यहां पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि जो CRR है वो बनाओगे कैसे? तो CRR का यहां पे हमने फॉर्मूला लिखा कि जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड, मतलब जो नॉमिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू है जिसको हमें रिडीम करना है प्रेफरेंस शेयर का, उसमें से माइनस कर दो प्रोसीड फ्रॉम फ्रेश इशू। आप इशू करोगे ना, प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे या इक्विटी शेयर इशू करोगे, तो उससे जो पैसा आएगा वो माइनस कर दो। लेकिन इसकी कैलकुलेशन भी बड़ी मजेदार है। इसकी कैलकुलेशन इन्होंने सेट कर दी कि इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो नंबर ऑफ शेयर इशूड, जितने शेयर इशू करोगे उसको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे। प्रीमियम पे अगर इशू किया है तो वो कंसीडर नहीं होगा। समझ गए? अच्छा, इसमें ये भी लिख देता हूं। वैसे ये डिबेंचर के केस में ही आएगा, अगर डिबेंचर इशू कर दिया तो, और अगर कोई डिस्काउंट है तो वो कंसीडर होगा, लेकिन प्रीमियम को कंसीडर नहीं करते।
प्रीमियम कंसीडर नहीं करोगे यहां पे, समझ गए। नाउ कभी कभी पता है क्या बोलते हैं कि ये जो फ्रेश इशू है ना वो निकालो, फ्रेश इशू वो निकाल के दो। सीआरआर बनाना आ गया, कभी कभी बोलते हैं कि प्रोसीड फ्रॉम फ्रेश इशू कितना होगा वो कैलकुलेट करके दो। उसका फॉर्मूला बताया हमने कि अमाउंट ऑफ फ्रेश इशू निकालने का फॉर्मूला होता है वही सेम, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम, बोले तो फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड माइनस अवेलेबल फ्री रिजर्व। जितने भी फ्री रिजर्व है वो माइनस कर दो, जो आएगा वो आएगा यहां पे अमाउंट ऑफ फ्रेश इशू। ओके जी, ये दो फॉर्मूले आपने सीख लिया। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो ये फॉर्मूले सारे क्लियर हो जाएंगे, लेकिन फ्री रिजर्व का मतलब क्या होता है। ट्रांसफर टू सीआरआर अमाउंट इज अलाउड फ्रॉम दिस प्रॉफिट। जो फ्री रिजर्व होते हैं उस फ्री रिजर्व को यू कैन यूटिलाइज टू मेक सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाने के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या क्या होता है ये, सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, मतलब आपके पास प्रॉफिट पड़ा है, कोई जनरल रिजर्व या फ्री रेवेन्यू रिजर्व है, कोई डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड है या डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व भी बोलते हैं, दोनों नाम लिख दिए यहां पे। इसी तरीके से कोई रिजर्व फंड है या इंश्योरेंस फंड है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, कंटीजेंसी रिजर्व, प्रोविजन और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स या फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ये जो देख रहे हो ना आप 5 से लेकर ये 10 तक, ये क्या होते हैं। याद है हमने 12th क्लास में पढ़ा था, जैसे मान लो हमारे पास पहले से प्रोविजन है इतना और मान लो बेड डेट हो गया तो जो डिफरेंस होता था आप यूटिलाइज कर लेते थे, समझ गए। या मान लो वर्कमैन कंपनसेशन फंड का बताता हूं, आप लोगों ने बहुत बार किया होगा। जैसे मान लो वर्कमैन कंपनसेशन फंड हमारे पास बना हुआ है 10,000 का और इसके अगेंस्ट लायबिलिटी क्रिएट होगी 8,000, तो एक्चुअल में कितना अवेलेबल है 2,000। एक्चुअल में कितना अवेलेबल है 2,000, तो ये जो 2,000 है यू कैन यूटिलाइज टू मेक सीआरआर, ये फ्री रिजर्व का पार्ट माना जाता है। इसलिए हमने बोला रिजर्व या फंड या प्रोविजन ये जो भी है उसमें से अगर माइनस कर दो कोई इसके अगेंस्ट लायबिलिटी है तो जो बचेगा उसको हम फ्री रिजर्व में काउंट करेंगे। किस में काउंट करेंगे, फ्री रिजर्व में। तो ये सब फ्री रिजर्व के पार्ट है। क्लियर हो गया। आप यूटिलाइज नहीं कर सकते क्या क्या ये बताया हमने। आप नहीं कर सकते सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज, आप नहीं कर सकते कैपिटल रिजर्व का यूज, आप नहीं कर सकते कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को यूज, क्योंकि ये जो जितने भी रिजर्व देख रहे हो ये सारे के सारे रिजर्व जो है कैपिटल नेचर के हैं। कौन से हैं, कैपिटल नेचर के, फ्री नहीं होते, ये स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन फंड, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, आप करते हो ना शेयर, जैसे कोई हम शेयर किसी के पैसे नहीं आए हमने शेयर को जब्त कर लिया, तो याद है इशू ऑफ शेयर में हमने फॉरफिटेड अमाउंट निकाला था जो बैलेंस बचता था और बोलते थे बाद में शेयर फॉरफिटेड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, याद आया, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे। अगर उसमें बैलेंस बचा हुआ वो भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते सीआरआर बनाने के लिए। रिवैल्यूएशन रिजर्व, प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डीआरआर, पीछे बनाया था ना डीआरआर, क्या बनाया था जी, डीआरआर, तो डीआरआर भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ये जितने भी रिजर्व है ये रिजर्व फ्री नहीं होते, ये सीआरआर के लिए यूज नहीं होते। क्लियर है जी। नाउ अब सवाल ये उठता है कि ठीक है ये बात समझ में आ गई, तो हाउ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिटर्न ऑफ, मतलब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को कैसे राइट ऑफ करोगे, ये तो बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी। ये देखो, इसको राइट ऑफ करने के लिए पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से सेटअप करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से सेटअप करने के बाद जो कैपिटल रिजर्व है या कैपिटल प्रॉफिट है वहां से सेटअप करोगे, वहां से भी पैसे पूरे नहीं होते तो आप फ्री रिजर्व से पैसे लोगे। इसको ऐसे समझो, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको जरूरत है 1,000 रुपए की, भैया पप्पा जी के पास तो डायरेक्टली नहीं जाओगे आप, मान लो पप्पा जी ने आपको पैसे दे रखे हैं पहले से और महीने की खर्ची ले रखी है आपने, फिर दोबारा से 1,000 रुपए की जरूरत हो तो तुम्हारी हिम्मत ना होने वाली कि पापा के पास चले जाओ, तो आप सबसे पहले देखोगे घर में दूसरा बैंक कौन है, मम्मा, सबसे पहले मम्मा के पास जाओगे, थोड़ा सा मलाई मक्खन लगाओगे, अच्छा उसमें से 1,000 की जरूरत है, 200 है तुम्हारे पास, तो पहले तो अपने पास खंगालोगे कहाँ पे पैसे हैं, किसी से लेन देन है तो जल्दी से उससे ले लो जी, चलो 200 रुपये आ गए। अब देखोगे मम्मी के पास, मम्मी, अच्छा मम्मी के पास जाओगे, बोलोगे मम्मी कोई काम वाम है तो बता दो ना मैं कर देती हूँ, आप मत करो, मलाई मक्खन पूरा लगाया जाता है, नहीं कोई नहीं आज मैं रोटी मैं बना देती हूँ, अरे मम्मी आप इतना क्यों काम करते हो, मलाई मक्खन पूरा लगाया जाएगा, है ना,
चलो जी बढ़िया है, मम्मी समझ जाती है कोई ना कोई तो काम है तभी ये ऐसे कर रही है, नहीं तो ऐसे कहाँ करती है ये करता है ये, है ना। ना अब किसी तरीके से आपने बोला, मम्मी ने बोला कि अच्छा, अब बोला हाँ, मम्मी ने पूछ ही लिया, रहा नहीं गया उनसे कि भाई ऐसा क्या है कि अचानक हृदय परिवर्तन हो गया इसका। तो मम्मी ने पूछा कि अच्छा बेटा ऐसा है कि वो काम बता दे बस तू मुझे कि काम क्या है तेरे को। तो बोला मम्मी ऐसा है, वो शॉपिंग करने जानी है ना, तो मैंने एक ड्रेस देखी है मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन इस महीने पापा तो देंगे नहीं, तो 500 दे देना। अच्छा 500 नहीं, पहले तो पूरे मांगे 800 तुमने, जो बचे हुए बैलेंस थे। तो मम्मी ने बोला भाई 800 तो नहीं है मेरे पास। अच्छा कितना है वो तो बता, वो मतलब कितना है वो तो बता दो। तो मम्मी ने बोला 500 तक दे सकती हूँ। भाई 500 मिल गया आपको वहां से। अब आप जाते हो आप छोटे भाई या छोटी बहन के पास, मान लो बड़े तुम ही हो, या बड़े भाई या बड़ी बहन के पास। अब कहते हो भैया ऐसा है, देखो ऐसा है, कल रात को जो लगे हुए थे ना फोन पे, बता दूं क्या मम्मी को या पापा को? बस अब क्या होगा वो तो आपको पता है, वो तो बेचारा फंस गया और उसको पता है कि आपने उसको ब्लैकमेल कर लिया। बोलेगा अच्छा बता क्या चाहिए तेरे को। अब वो तो ऐसा 500 रुपये चाहिए मुझे। अब वहां पे 500, तो उसने बोला 500 तो नहीं है, चल 200 दे सकता हूँ, 200 ही है, चलो दो दो जो अभी के लिए, बात के लिए नहीं है ये भी बोल दिया कि बाद में दोबारा धमकी मिलेगी इस बात के लिए। नाउ आपने पूरे पैसे जितने की जरूरत थी वो सब कलेक्ट कर लिए। बात समझ में आई? ये तो खैर फनी एग्जांपल था इससे, लेकिन समझो तुम्हें 1000 रुपए की जरूरत थी, 200 रुपए पहले अपने आप से खंगाले, बचे कितने 800, 800 में से 500 मम्मी से ले लिए, बाकी बैलेंस भैया से ले लिए, हो गया पूरा सेटलमेंट। वही बात सिक्योरिटी प्रीमियम की होती है कि अगर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे प्रीमियम में कितना पैसा है, उसको सेटअप करेंगे, फिर देखेंगे कितना और जरूरत है, उसको सेटअप करने के लिए, सेटअप मतलब जीरो करने के लिए पहले कैपिटल रिजर्व से लेंगे, कैपिटल रिजर्व से पूरा नहीं होता तो फ्री रिजर्व से लेंगे। ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना रहता है। तो हमने बताया यहां पे सबसे पहले बैलेंस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आर यूज टू राइट ऑफ प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। लेकिन ध्यान रहे इट इज नॉट अ फ्री रिजर्व, ये कोई फ्री रिजर्व नहीं है कि कहीं तुम सोचो कि फ्री रिजर्व है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा। फिर कैपिटल रिजर्व से सेट करेंगे, फिर कहां से सेट करेंगे? फ्री रिजर्व से सेट करेंगे। इसको मैंने स्टेप में भी बताया, फर्स्ट यूज अवेलेबल बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, फिर उसके बाद कैपिटल रिजर्व से, फिर इसके बाद फ्री रिजर्व से, स्टेप बताया। मान लो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इतना है टोटल, अब इसको जीरो करना है, तो जीरो करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि क्या सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा बचा है। मान लो यहाँ पे 1000 रुपये है, मान लेते हैं 1000 में से 200 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम में है, माइनस कर दो, बचेगा कितना 800। 800 में से देखा यार कि फ्री रिजर्व में ना 500 है, तो 500 वहां से ले लो, बचे कितने 300 ना। फिर क्या करोगे यहाँ पे, ये 2 बार फ्री रिजर्व हो गया, है ना, ये तो यहीं पे खत्म हो जाता। फिर इसके बाद देखोगे फ्री रिजर्व से कितना है, फ्री रिजर्व से लेने के बाद फिर यहां पे ये गड़बड़ हो गया, पहले कैपिटल रिजर्व से लोगे। किससे लोगे जी? कैपिटल रिजर्व से। ये स्टेप ही है, इसी स्टेप को फॉलो करना है आपको। पहले कैपिटल रिजर्व से लोगे, कैपिटल रिजर्व से पूरे नहीं होते उसके बाद फ्री रिजर्व से लोगे, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्लियर हो गया सारा कॉन्सेप्ट? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस सिंपल कॉन्सेप्ट को अगर पता रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी कोई भी। एक काम करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जो अभी शीट है या इवन आपके पास बुक, उसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, एक 4 नंबर क्वेश्चन नहीं 3 नंबर क्वेश्चन जो है, 3 क्वेश्चन, आप चाहो तो एक क्वेश्चन नंबर 4 भी आप ट्राई करके लोगे। तो यार ऐसे लिखने की बजाय सीधा ना लिख दो, मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन आप ट्राई करो, बड़े आराम से कर सकते हो। फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं, फ्रेश इशू कैसे निकालते हैं, सीआरआर कैसे निकालते हैं, और प्रीमियम के पैसे को कैसे राइट ऑफ करते हैं। ये क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट है, क्वेश्चन में तो ये सब कुछ करेंगे हम लोग, लेकिन वर्किंग नोट में करेंगे, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए करना कैसे है। ओके, चलो उम्मीद करता हूं कि अभी जो चीजें बताई हैं उसको अच्छी तरीके से आपने समझ लिया होगा, सीख लिया होगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।